Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले और ये जो सीरीज होने वाला है ये होने वाला है आपकी इनकम टैक्स का रिवीजन। बीकॉम में इनकम टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ बच्चों का ये सेकेंड सेमिस्टर में, कुछ बच्चों का थर्ड सेमिस्टर में, किसी भी सेमिस्टर में हो, आप बीकॉम कर रहे हो, आप एमकॉम कर रहे हो, आप किसी अदर कोर्स कर रहे हो, बीबीए जैसे कोर्स कर रहे हो, ये जो रिवीजन लेक्चर्स है, ये जो रिवीजन सीरीज है आपको बहुत मदद करने वाला है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमेशा आप लोग ये बोलते हो कि सर प्रोबेबल क्वेश्चन दे दीजिए, लेकिन सिर्फ प्रोबेबल क्वेश्चन से काम नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्लासेस नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन ये जो वन शॉट रिवीजन हम लोग आपके लिए लाए हैं, इसे अगर आप पूरी तरह से देखते हो, पूरी तरह से फॉलो करते हो, तो आपकी एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क आने वाला है। बिलीव मी, आप बहुत अच्छा करने वाले हो इनकम टैक्स में। ओके, तो सर कैसा ये रिवीजन होने वाला है? देखो बहुत सिंपल है, ये जो रिवीजन होगा ये आपका चैप्टर वाइज रिवीजन होने वाला है, जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल में रिवीजन करेंगे। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आज यूजुअल जो 20 मिनट्स 30 मिनट्स का वीडियो होता है ऐसा नहीं होगा, 40-45 मिनट्स 1 आवर का वीडियो होगा। इसमें हम लोग डिटेल में रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लूं, अगर हम सैलरी चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं तो एक वीडियो में हम सैलरी का पूरा थ्योरी रिवीजन करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एग्जाम में आ सकता है। ओके, ऐसे करके आपको मतलब 15 से 20 वीडियोज होगा और आपका पूरा इनकम टैक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वीडियोज है ये बहुत ही मतलब ये लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ है, तो ये आपके जो इस साल के एग्जाम होने वाले हैं 2026 में उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो आपकी 2027 में एग्जाम होंगे उनके लिए भी एप्लीकेबल है। उसके बाद तो सर नया एक्ट आ जाएगा, 2027 के बाद आपका नया एक्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो उसके बाद ये लेक्चर्स उस टाइम पे और कुछ काम के नहीं आएंगे, उसके बाद हम लोग नया क्लासेस उसका कवर करेंगे। ठीक है, तो सर हमें रिवीजन कैसे करना है? देखो बहुत सिंपल है, ये जो नोट है इसी नोट से हम लोग रिवीजन करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोट में बोलूंगा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टूडेंट फ्रेंडली नोट है ये, बहुत ही शॉर्ट में इनकम, बहुत ही डिटेल में सिस्टमेटिक वाइज इनकम टैक्स में ये नोट बनाया गया है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये जो नोट है ये मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा, तो वहां से आप ये नोट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और ये बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल इसके लिए कोई आपको पैसे नहीं देना है। एक काम आप मेरा हेल्प कर सकते हो, टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो आलोक प्रोफेशनल चैनल है, मेरा एक मोटिव है कि कॉमर्स में एक अच्छा सा चैनल बनाया जाए जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हो, जैसे फिजिक्स वाला है, जैसे और भी बहुत सारे चैनल्स है साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए। सिमिलरली हमें कॉमर्स में एक अच्छा चैनल बनाना है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे चैनल्स है, लेकिन जैसे एक मतलब एक इंस्टीट्यूट टाइप का जो चैनल है ना, वो अगर नहीं है तो हमें बनाना है वो। ओके, तो आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो ये नहीं हो सकता, तो सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो से आपको मदद मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ग्रोथ होगा, और उतना ग्रोथ होगा तो मैं फैसिलिटीज आपके लिए ज़्यादा ले सकता हूँ। ओके, तो सर आज से हम लोग रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं, और आज हम लोग क्या रिविजन करेंगे? हम लोग आज बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स रिविजन करने वाले। इनकम टैक्स का जो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, वो आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन जो सर आता है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में, वो आता है व्हाट इज टैक्स। टैक्स सर क्या है? इनकम टैक्स एक्चुअली में है क्या? ओके, तो चलिए देखते। देखो टैक्स का मतलब अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। ए टैक्स इज ए कंपल्सरी फी और फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क। ओके, तो टैक्स क्या है सर? टैक्स एक कंपल्सरी फी है और फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट इंडिविजुअल से या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करता है। हम सिंपली बोल सकते हैं पर्सन से इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वर्क। ओके, रेवेन्यू कलेक्ट होगा और वो पब्लिक वर्क में काम में लगेगा। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि सर गवर्नमेंट हमसे क्यों टैक्स चार्ज करता है? देखो किसी भी देश की गवर्नमेंट का एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस देश की बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसे स्ट्रॉन्ग करना, उसके ऊपर काम करना, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जीडीपी, इन सब के ऊपर काम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। और गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ से लाएगा सर? गवर्नमेंट का एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आपका टैक्सेस।
तो अगर हम गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट के मेजरली 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। एक है आपका बिजनेस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, जैसे कि इंडियन रेलवे है, LIC है, नाल्को है, बहुत सारे कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज है और इसमें गवर्नमेंट का अच्छा खासा शेयर है, तो इन सबसे पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। दूसरा है टाइप्स द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है आपका जितने भी टैक्सेस है लाइक योर कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, GST, ये सारे टैक्सेस से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद इतने पैसे भी गवर्नमेंट को सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कंट्री से लोन लेता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या फिर जापान जैसे कंट्री हो गया, इन लोग इंडिया को लोन देते हैं। ओके, तो देयर आर 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड सबसे जो रिलायबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज योर टैक्स। ओके, अगर टैक्सेस की मैं बात करूं सर, इंडिया में गवर्नमेंट के पास 2 टाइप ऑफ टैक्सेस है, और इंडिया में 2 टाइप ऑफ टैक्सेस है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर डायरेक्ट टैक्स आप लोगों का क्या है, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट टैक्स में आपका आज के टाइम पे 2 टाइप के टैक्स आते हैं, हालांकि दोनों ही इनकम टैक्स है, लेकिन दोनों के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक है आपका इनकम टैक्स, ओके, एक है आपका इनकम टैक्स और एक है आपका टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट। एक है आपका इनकम टैक्स और एक है आपका टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स, राइट। तो एक है टैक्स ऑन ब्लैक मनी और एक है आपका नॉर्मल इनकम टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपका GST आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, कस्टम आता है, आपकी वैट आ सकता है। मैक्सिमम जो टैक्स है, मतलब जो सबसे मेजर टैक्स है आज के डेट में, वो तो सर आपका GST है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के ऊपर GST एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो उसके ऊपर वैट, आपका एक्साइज ड्यूटी, ये सब लगता है। जब हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट में आज भी इंडिया में अपडेटेड मतलब ऑपरेट करते, लेकिन सबसे मेजर टैक्स है GST। ओके सर, अगर हम डिफरेंस की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में थियोरेटिकली आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है पेयर ऑफ द टैक्स एंड सफरर ऑफ द टैक्स आर सेम इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है सर, पेयर ऑफ द टैक्स एंड सफरर ऑफ द टैक्स दोनों एक ही पर्सन है, और मतलब जो टैक्स पे करता है उसका बर्डन, जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है ना, जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसका बर्डन वही बियर करता है। अगर सर मान लीजिए कि मैं 25 लाख एनुअली इनकम करता हूं, मेरा जो एनुअल इनकम है वो 25 लाख का है, उस केस में क्या है कि मुझे अगर 25 लाख के ऊपर 4 लाख का टैक्स दे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 4 लाख का टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तो इसका सिंपल मतलब है कि वो टैक्स मैं खुद गवर्नमेंट को पे करूंगा, और सर नुकसान किसका हुआ, मेरा ही नुकसान हुआ, मेरे ही जेब से 4 लाख रुपए गए, तो बर्डन ऑफ द टैक्स इज ऑन सेम पर्सन, इंपैक्ट एंड इंसिडेंट एक ही पर्सन के ऊपर होगा। लेकिन सर अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर कोई और होता है एंड जो बर्डन होता है वो किसी और पर्सन के ऊपर होता है। मान लीजिए कि मैंने एक फोन खरीदा, मैंने सैमसंग का S26 अल्ट्रा खरीदा, 1,25,000 का फोन है या फिर 1,30,000 का फोन है वो, उसमें से मान लीजिए कि 30,000 का GST है, तो मैं क्या करूंगा 1,30,000 पूरा का पूरा शॉप ओनर को पे करूंगा। वो क्या करेगा, वो अपना खुद का 1 लाख रखेगा, 30,000 को GST गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहाँ पे पेयर ऑफ द टैक्स कोई दूसरा पर्सन है एंड जो पेमेंट कर रहा है, जो सफर कर रहा है वो कोई और पर्सन है। सफर कंज्यूमर को करना पड़ता है और जो सेलर होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ठीक है सर, दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा टैक्स है, दूसरा डिफरेंस है आपका इनकम बेस्ड टैक्स एंड सप्लाई बेस्ड टैक्स। इसका क्या मतलब है सर, इनकम टैक्स तभी अप्लाई होगा या फिर तभी चार्ज होगा जब इनकम होगा। इफ यू आर अर्निंग द इनकम इन इंडिया देन उस केस में आपको इनकम टैक्स देना है। लेकिन अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज किसी और को बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जो कि सप्लाई के डेफिनेशन में आता है, तो उस केस में आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके उसके बाद आता है सर रेट ऑफ द टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। भाई इनकम टैक्स का सिंपल सा रूल है, जिसका इनकम ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लेना है। अगर कोई गरीब है तो उसे बिल्कुल टैक्स नहीं देना है, अगर कोई थोड़ा सा मिडिल क्लास लेवल में है, 10 लाख के आसपास इनकम करता है तो उसे थोड़ा अमाउंट का टैक्स देना है। उसके बाद सर कुछ अगर कोई 50 लाख इनकम करता है उसे कम टैक्स देना है। विराट कोहली जैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इनकम करते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स देना है। तो इनकम टैक्स जैसे इनकम इंक्रीज होता जाएगा टैक्स आपका इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद सर आपका है रेट ऑफ द ड्यूटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। GST में सर क्या है कि रेट जो है वो सेम परसेंट है। मान लीजिए कि आईफोन के ऊपर आपका, मोबाइल फोन के ऊपर 12% का आपका GST है,
ओके, मोबाइल फोन के ऊपर आपका जो जीएसटी है वो 12% का है। तो वही आईफोन अगर विराट कोहली खरीदता है तो उसके लिए भी 12% है। आप में से कोई खरीदता है, कोई भी नॉर्मल इंसान खरीदता है ईएमआई में, उसके लिए भी 12% है। अगर वही आईफोन मैं भी खरीदता हूं, मेरे लिए भी 12% है। तो यहाँ पे इनकम का कुछ पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है कि सर एक ही फ्लैट टैक्स रेट है, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो, एंटायर रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स जो है उसे कलेक्ट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा रेवेन्यू ले जाता है। जबकि आप लोगों को पता है कि जीएसटी में दो टाइप के जीएसटी होता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, और एक लगता है आईजीएसटी। तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी जो है वो दोनों गवर्नमेंट का टैक्स है। ओके, जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलता है। ओके सर, इनकम टैक्स में आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक साल आप इनकम करोगे, उसके अगले साल आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग करना है या फिर टैक्स देना है। लेकिन जीएसटी की अगर मैं बात करूं या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, वहां पे आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद सर आपका क्या है, 6 नंबर पॉइंट है कि जीएसटी इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर है, एंड जो जीएसटी है आपका या फिर जो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका वो क्या है, रिग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर अमीर के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, गरीब के ऊपर कम टैक्स लगेगा। रिग्रेसिव नेचर की मतलब क्या है सर, अमीर गरीब सब दोनों मतलब दोनों बराबर है, दोनों के ऊपर सेम टैक्स लगेगा। अगर कोई कल जाके कार खरीदता है तो अगर वही कार मुकेश अंबानी खरीदेगा तो सेम लगेगा टैक्स, अगर वही कार मैं भी खरीदूंगा तो सेम ही लगेगा, अगर कोई और पर्सन खरीदेगा तो सेम ही टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद सर हम लोग चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आया इनकम टैक्स कलेक्शन करने का। देखो बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट का, हमारी देश का जो सबसे सुप्रीम लॉ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आपका लॉ बनाया गया है, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने की प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कुछ पावर्स अपने डेलीगेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को टू मेक लॉज। ओके, सबसे पहला आर्टिकल आपका है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 सर क्या बोलता है, बोलता है नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड और लेविड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड और लेविड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जिसको भाई अथॉरिटी मिला है, जिसको भाई अथॉरिटी मिला है सिर्फ वही इंडिया में टैक्स कलेक्ट कर सकता है। आप एक और डिफरेंस यहाँ पे इनकम टैक्स एंड जीएसटी में, मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में ले सकते हो। इससे मैनेज कौन करता है सर, इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इसका जो है वो है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर आर्टिकल 265 क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ में जिसको अथॉरिटी मिला हुआ है सर वही क्या कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि सीबीडीटी कलेक्ट मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करने का, उसे मैनेज करने का जो पावर है वो सीबीडीटी को मिला है, तो वो सीबीडीटी के पास एक्सक्लूसिव पावर है डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड प्रोविजन लाने के लिए। सिमिलरली सीबीआईसी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उसके पास पावर है जीएसटी वगैरह कलेक्शन करने की, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करने की, तो उसके पास वो पावर है। सीबीडीटी अपना पावर इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सरसाइज नहीं कर सकता, सिमिलरली सीबीआईसी अपना पावर डायरेक्ट टैक्स में एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 245। दिस इज द मेन आर्टिकल। ये आर्टिकल आपका क्या बोलता है, देखो बहुत सिंपल है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, it empowers the parliament to make laws for whole or any part of the territory of the India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. आर्टिकल 260 आर्टिकल 245 आपका क्या बोलता है कि भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो पूरे इंडिया के लिए कोई लॉ बना सकता है या फिर इंडिया के किसी पार्ट के लिए कोई लॉ बना सकता है। सिमिलरली सर आपके जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कर सकता है, स्टेट असेंबली है, वो चाहे तो उस स्टेट के लिए कुछ लॉ बना सकते हैं या फिर उस स्टेट के किसी पार्ट के लिए पर्टिकुलरली लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 246 आपका क्या बोलता है कि भाई सब्जेक्ट एलोकेशन, कि कौन सा टॉपिक के ऊपर स्टेट लॉ बना सकता है, कौन से टॉपिक के ऊपर सेंट्रल लॉ बना सकता है। ठीक है, तो आपका जो आर्टिकल 246 है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका एक 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल ऑफ द आर्टिकल 246। और ये 7th शेड्यूल जो है इसके 2 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स है। एक है आपका यूनियन लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट और एक है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि सर इसमें जितने भी टॉपिक्स लिखा गया है उस टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसका है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि यूनियन लिस्ट है। सिमिलरली सर आपका क्या है, स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स लिखा गया है टोटल 66 एंट्रीज है, एंट्रीज मतलब टॉपिक्स है,
66 टॉपिक्स में सर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सर कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कुछ टॉपिक के ऊपर दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया। इस केस में क्या गया है? 52 एंट्रीज है जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, जिसमें दोनों मिलकर आपका क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज आपको याद रखना है बस, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर है। और इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 आपका क्या बोलता है कि इनकम टैक्स कलेक्शन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इनकम टैक्स कलेक्शन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। Central government has the power to collect tax on all income except agricultural income. Entry number 82 आपका क्या बोलता है? Central government can collect tax on all income except agricultural income, right? सर एंट्री नंबर 66 मतलब जो स्टेट नंबर है, स्टेट में एक एंट्री है आपका एंट्री नंबर 45, एंट्री नंबर 45। और ये 45 क्या बोलता है कि सेंटर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकता है? एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद सर हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। ओके, इनकम टैक्स एक्ट की अगर मैं बात करूं, देखो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स स्टूडेंट सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं आता है, इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ की अगर मैं कंपोनेंट बोलूं तो इसमें 5 कंपोनेंट्स आते हैं। आपका आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1962, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, आपका फाइनेंस एक्ट आता है 2025। आपके एग्जाम के लिए 2025 वाला एप्लीकेबल है। अभी फिलहाल अगर मैं बोलूं 2026 रिसेंटली फरवरी के महीने में आपका फाइनेंस एक्ट पास हुआ है। ठीक है, सो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट 2025, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन भी आपका आ जाएगा, केस लॉ एंड डिसीजन भी आपका आ जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं सर, इनकम टैक्स है क्या? देखो इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज ऑन इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर बाय ए पर्टिकुलर पर्सन। सर इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है फ्रॉम ए पर्सन from on income which is charged on income of a particular person during a previous year। एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्सन जो भी इनकम करता है उसके ऊपर आपका टैक्स चार्ज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स एक्ट की अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इनकम टैक्स एक्ट सर कब आया था? सर बहुत सिंपल है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट मे बी एक्सटेंडेड टू होल इंडिया। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1962 को इनकम टैक्स सबसे मतलब इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल किया गया था। इट कंटेन सेक्शन 1 to 298 एंड शेड्यूल 1 to XIV। ओके, 14 शेड्यूल से सर आपका 298 सेक्शन से, राइट। सर आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिसमें पहला टर्म है आरसीसी। सर आरसीसी का मतलब क्या है? देखो आरसीसी का मतलब क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 आपका आरसीसी का मतलब बोल रहा है ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। आरसीसी का मतलब कौन है? सर अगर कोई पर्सन टैक्स पे करता है या फिर किसी भी टाइप का अमाउंट पे करता है। सर किसी भी टाइप का अमाउंट का मतलब फाइन भी हो सकता है, पेनाल्टी भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। अगर कोई पर्सन कुछ भी अमाउंट पे करता है, टैक्स पे करता है और कुछ भी अमाउंट पे करता है गवर्नमेंट को अंडर दिस एक्ट, तो उसे हम आरसीसी बोलेंगे। और ए पर्सन अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। अगर इस एक्ट के अंडर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो वो भी आरसीसी के डेफिनेशन में आ जाएगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो है ये पर्सन। सर पर्सन का डेफिनेशन क्या है? देखो पर्सन में की डेफिनेशन में ये बोलता है पर्सन इंक्लूड्स आपकी, तो सर पर्सन में कौन कौन आता है? सबसे पहले सर आपका आता है पर्सन के डेफिनेशन में इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आता है सबसे पहले, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। उसके बाद आता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HUF। ओके, सो सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल, उसके बाद आएगा HUF, उसके बाद आएगा AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसके बाद आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ जाएंगे, उसके बाद आपका आएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसके बाद आपका फार्म लोकल अथॉरिटी आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा कंपनी। ठीक है, तो दीज आर द 7 पर्संस हु आर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, फार्म लोकल अथॉरिटी एंड कंपनी। ओके,
चलो अब सर हम लोग बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। देखो असेसमेंट ईयर बड़ा ही सिंपल है। असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ द 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द एवरी ईयर एंड एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। पहले अप्रैल को मतलब 1 अप्रैल को ये स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को ये एंड हो जाता है। ओके, आपके एग्जाम के लिए सर कौन सा असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है? आंसर इज 2026 2027। सर ये स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होता है, एंड हो जाता है 31 मार्च 2027 में। सर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर का मतलब है सर असेसमेंट ईयर से पहले जो ईयर आता है वो होता है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका पहले वाला फाइनेंशियल ईयर वो आपका आ जाएगा प्रीवियस ईयर। सर अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2026 2027 है तो हमारा प्रीवियस ईयर सर कितना होगा? 2025 2026। तो आपकी एग्जाम के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर होने वाला है वो होने वाला है 2025 2026, जो स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2025 से एंड एंड हो जाएगा आपका 31 मार्च 2026 में। ठीक है सर, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 क्या बोलता है सर? बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 4 इज द इनकम टैक्स, सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 4। और ये सिंपली एक चीज बोलता है कि भाई प्रीवियस ईयर का इनकम जो है ना वो असेसमेंट ईयर में असेस होगा। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर एंड द रेट आर चार्जेबल व्हिच इज मेंशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। देखो क्या बोल रहा है, Section 4 of the Income Tax Act 1961 is the charging section which provides that tax shall be charged at the rate prescribed for the year by Annual Finance Act or Income Tax Act 1961 or both. The charge is on every person specified under Section 2 clause 31. Tax is charged on the total income earned during the previous year and not the assessment year. तो इनकम आपका प्रीवियस ईयर में जो इनकम होगा वो असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। आपके प्रीवियस ईयर में जो इनकम होगा वो आपका असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। ठीक है सर। सर कुछ केसेस है जहां पे आपका प्रीवियस ईयर का इनकम मतलब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों एक ही होंगे। कुछ कुछ केसेस है जहां पे आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों क्या होगा? एक ही होगा। यानी कि हमारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर कौन सा है सर? 2025 2026 एंड आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2026 2027। लेकिन कुछ केसेस है जहां पे आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों एक ही होगा। ओके, जिस ईयर आप इनकम करोगे उसी ईयर आपको टैक्स देना है। क्यों ऐसा बनाया गया है? देखो ये सारे जो 5 पॉइंट है ये इसी केस में आपका प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगा। देखो इन द फॉलोइंग केसेस क्या बोल रहा है? In the following cases, income of the previous year is assessed in the previous year, that is previous year and assessment year both are same. Okay, number 1, non-resident assessee engaged in shipping business. सर अगर कोई non-resident assessee है वो इंडिया में आता है, शिपिंग बिजनेस करता है, फिर चला जाता है, तो उसके लिए क्या होगा? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का जो कैलकुलेशन है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों सेम ही रहेंगे। क्योंकि अगर उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात करें तो वो तो 1 साल में आएगा फिर चला जाएगा, तो इंडिया को टैक्स कभी नहीं देगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि भाई इस टाइप के लोगों के लिए जो नॉन रेसिडेंट असेसी है जो कि शिपिंग बिजनेस में एंगेज है उनके लिए क्या होगा? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों सेम ही है। ओके, उसके बाद सर आपका सेकंड है पर्सन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड। सर अगर कोई पर्सन है जो कि पूरा इंडिया परमानेंटली छोड़ के जाना चाहता है या फिर एक लंबे टाइम के लिए 10 साल 15 साल 20 साल इस टाइम के लिए वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों बराबर है। ओके, मतलब दोनों सेम है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर शॉर्ट पीरियड। सर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही कम टाइम के लिए बनाया गया है, 3-4 महीने के लिए बनाया गया है, उसके बाद इनकम होते ही वो बंद कर देंगे उसे, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों सेम है। उसके बाद आता है सर ए पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। सर अगर कोई पर्सन है जो कि टैक्स अवॉइडेंस कर ले, अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर करने वाला है, तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों सेम है। उसके बाद आता है आपका नंबर 5 प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यू बिजनेस। सर अगर कोई बिजनेस है जो कि स्टार्ट होता है उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अर्निंग करता है फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है फिर दोबारा स्टार्ट होता है, उस टाइप के बिजनेस के लिए क्या है? आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों सेम है। ठीक है सर, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2026 2027। सर असेसमेंट ईयर 2026 2027 के लिए टैक्स रेट आपका क्या है? ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सर बात करते हैं सबसे पहले टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओल्ड टैक्स रेट।
सर हम लोग न्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओल्ड टैक्स रेट के बारे में, क्योंकि ये तो कभी चेंज ही नहीं होता सर, ये तो पुराना वाला ही है, तो इसके बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यू टैक्स रेट में क्या क्या चेंजेस आया जो कि आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का क्या है, टैक्स रेट फॉर द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी। सर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी इन सब के लिए एक ही टैक्स रेट होने वाला है। और वो टैक्स रेट क्या है सर, इनकम अगर आपका अप टू 2.5 लाख है, इनकम अगर आपका 2,50,000 तक है तो आपके ऊपर टैक्स रेट है 0 यानी कि नील। इसी को आपका बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसी को आपका क्या बोला जाता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसी को आपका बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन। ओके, बेसिक एग्जेम्पशन मतलब एक पर्सन को इतना तो सर टैक्स देना ही पड़ेगा, एक पर्सन को इतना मतलब इतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो अप टू 2.5 लाख और अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स नील। उसके बाद सर आपका क्या है, 2,50,000 से 5 लाख मतलब 2,50,000 वन आप बोल सकते हो, 2,50,000 1 to 5 लाख आपका 5% है। फिर 5 लाख 1 to 10 लाख आपका 20% है, एंड एबव 10 लाख आपका 30% है। सो अप टू 2.5 लाख देयर इज नो टैक्स, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड मोर देन 10 लाख 30%। ठीक है सर, ये है आपका इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई के लिए टैक्स रेट। सर अगर कोई इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है यानी कि जिसका एज 60 प्लस है, इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है जिसका एज 60 प्लस है, 60 या फिर 60 प्लस है, उस केस में सर क्या होगा, उसके लिए टैक्स रेट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। देखो जो आपका बेसिक एग्जाम्पशन था 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख तक जो था वो अब 3 लाख का हो जाएगा, मतलब अप टू 3 लाख देयर इज नो टैक्स। 3 लाख टू 5 लाख 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड एबव 10 लाख 30%। सो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जिनका एज 60 से कम है उनके लिए कितना है सर, 2.5 लाख नील, 2.5 लाख मतलब अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख आपका कितना आ जाएगा 20% एंड एबव 10 लाख 30%। सिमिलरली सर अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख टू 5 लाख 2 लाख के ऊपर 5% लगेगा, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड एबव 10 लाख सर कितना आ जाएगा 30%। उसके बाद आता है टैक्स रेट फॉर द इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन। ओके, अगर सर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, सर सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिसका एज 80 प्लस है, जिसका एज 80 और 80 से ज्यादा है उसके लिए कितना है सर टैक्स रेट, बहुत ही सिंपल है। देखो अप टू 5 लाख देयर इज नो टैक्स, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एबव 10 लाख 30%। ठीक है, सो सर दिस इज द ओल्ड टैक्स रेट। सर हमने तो कुछ सुना था सरचार्ज वगैरह भी एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल सुना था और अभी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो अगर इनकम किसी पर्सन का बहुत ज्यादा है, अगर इनकम किसी पर्सन का बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर इनकम किसी पर्सन का बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तो सरचार्ज का रेट सर क्या है, देखो सरचार्ज ऑन हायर इनकम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी। इनके केस में क्या है सर, अगर 50 लाख तक आपका इनकम है देयर इज नो सरचार्ज। अगर 50 लाख तक आपका इनकम है तो सरचार्ज कुछ भी नहीं है। लेकिन सर अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज का लिमिट है 10%। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स आपके दिमाग में डाल दीजिए कि जो सरचार्ज है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो इसका रेट होगा ना वो रेट हम लोग डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम कितना है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा सरचार्ज का रेट कितना है। लेकिन ये सरचार्ज हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सरचार्ज आपका हमेशा 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 टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अगर इनकम आपका 50 लाख से ज्यादा है अप टू 1 करोड़ तो ये कितना आ जाएगा 10%। सर अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, इनकम इज ग्रेटर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ तो उस केस में आ जाएगा 15%। सर इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ तो आ जाएगा 25%। अगर सर इनकम आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपका आ जाएगा 37%। तो ये है सरचार्ज का लिमिट। ओके, सो ग्रेटर देन इनकम अगर ग्रेटर देन 50,000 है अप टू 50,000 और सॉरी अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, सरचार्ज का जो रेट है वो 0 हो जाएगा। सर अगर 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ से कम है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ से कम है तो कितना आ जाएगा 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ से कम है तो 25%, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। ओके सर, उसके बाद आपका एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन कितना आ जाएगा सर, आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा, जो कि आपका टैक्स प्लस सरचार्ज इन दोनों के ऊपर 4% लिया जाएगा। ठीक है सर, चलो उसके बाद सर हम इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर मैं बात करूंगा बहुत ही सिंपल है। देखो सरचार्ज
15% लगेगा। देखो आपकी जितना भी कैपिटल गेन का इनकम है, कैपिटल गेन में जितना भी इनकम आता है उसके ऊपर एक फिक्स टैक्स लिया जाता है। कैपिटल गेन के ऊपर हमेशा क्या किया जाता है, फिक्स्ड टैक्स लिया जाता है। तो कैपिटल गेन के ऊपर आपका जितना भी इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम हो गया, डिविडेंड का इनकम हो गया, इन सारे इनकम के ऊपर आपका कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा, मैक्सिमम 15% का सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तो आपका जो कैपिटल गेन इनकम है, आपका जो, ठीक है, आपका जो कैपिटल गेन का इनकम है, आपका जो डिविडेंड का इनकम है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सबके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा सर, मतलब सबके ऊपर कितना परसेंट हाईएस्ट सरचार्ज लगेगा, 15%। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर मान लीजिए कि मेरा कैपिटल गेन का इनकम है 10 करोड़, कैपिटल गेन का इनकम है 10 करोड़, कैपिटल गेन सर मेरा है 10 करोड़। उस केस में भी कैपिटल गेन जो 10 करोड़ है, 10 करोड़ की इनकम के ऊपर भी सर लगना तो चाहिए 37%, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन यहां पे लगेगा कितना, ओनली 15%। सर ऐसा क्यों, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई कैपिटल गेन का जो इनकम होता है ना, वो बार बार नहीं होता है, वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, इट्स ए नॉन रिकरिंग इनकम, तो इसीलिए उसके ऊपर कम सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन जो अगर आपका इनकम आता है, डिविडेंड इनकम आता है, उसके ऊपर हाईएस्ट सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। इसे जरा याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, चलो सर, ओके। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, न्यू टैक्स रिजिम में चलते हैं। देखो न्यू टैक्स रिजिम में बड़ा ही सिंपल है, मैं इसको जरा इरेज करता हूँ, इसके बाद हम लोग न्यू टैक्स रिजिम पढ़ेंगे। ये जो है सर, ये आपका है न्यू टैक्स रिजिम, ये जो आपका है सर, ये है न्यू टैक्स रिजिम। ओके, तो सर न्यू टैक्स रिजिम में क्या चेंजेस आया, कुछ नहीं चेंजेस आया, मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस आया। देखो न्यू टैक्स रिजिम सर चूज कौन कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ये 115 की 115 बीएससी में जो टैक्स रेट है उसे चूज कर सकता है। तो सर ये क्या, कौन सा टैक्स रेट है, देखो इसको बोला जाता है कॉन्सेशनल टैक्स रेट। इसमें आपका क्या है, अप टू 4 लाख देयर इज नो टैक्स, 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सर यहाँ पे आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, इसको बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन, इसको बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन। सर उस केस में बेसिक एग्जाम्पशन कितना था, उस केस में बेसिक एग्जाम्पशन स्टूडेंट्स आप लोगों का था 2.5 लाख का, लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक एग्जाम्पशन कितना आ जाएगा, 4 लाख का। ठीक है, तो बेसिक एग्जाम्पशन आपका कितना है, 4 लाख, 4 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, अप टू 4 लाख देयर इज नो टैक्स, नील। सर 4 लाख 1 to 8 लाख कितना परसेंट, 5 मतलब टैक्स लगेगा 5% का। सर 8 लाख 1 to 12 लाख सर कितने परसेंट का टैक्स लगेगा, 10% का। सर 12 लाख 1 to 16 लाख कितना परसेंट का टैक्स लगेगा, 15% का। सर 20 लाख 1 to 24 लाख आएगा। सर सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे 16 लाख, सॉरी 16 लाख 1 to 20 लाख कितना आएगा, 20%। ओके, तो 16 लाख से देखो बहुत ही सिंपल है, इस साइड पे आपका इनकम साइड में 4-4 लाख बढ़ते जाएगा और यहाँ पे 5-5% बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो अप टू 4 लाख देयर इज नो टैक्स, यानी कि टैक्स रेट है 0, अंडा। 4 लाख से 8 लाख तक सर कितना टैक्स रेट है, 5% का। 8 लाख से सर 12 लाख का कितना है, 10% का। 12 लाख से सर 16 लाख के बीच में कितना टैक्स है सर, 15% का। 16 लाख से सर 20 लाख के बीच में कितना टैक्स है, 20% का। सर उसके बाद 20 लाख से 24 लाख, 20 लाख से 24 लाख में कितना टैक्स है, 25% का। और अगर सर आपका इनकम 24 लाख से बढ़ जाता है तो उस केस में आपका टैक्स कितना आ जाएगा, 30% का टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं बोलता हूं आपको, न्यू टैक्स रेट आपका क्या है सर, अप टू 4 लाख नो टैक्स, 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख टू 16 लाख 15%, 16 लाख टू 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25%, उसके बाद अबव 24 लाख आ जाएगा आपका 30%। ठीक है सर, चलो डन। सर एक बात बताइए, ये जो न्यू टैक्स रिजिम है, न्यू टैक्स रिजिम लेने से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम लेने से आपको ये सारे जो बेनिफिट मिलता था उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो न्यू टैक्स रिजिम में सर आपको कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेगा, सबसे पहला सर आपको जो बेनिफिट नहीं मिलेगा वो है लीव ट्रैवल कंसेशन का। सैलरी चैप्टर में आपको एक डिडक्शन मिलता था और एक बेनिफिट मिलता था जिसका नाम था लीव ट्रैवल कंसेशन, सर उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सर सेक्शन 13A का मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस में जो आपको डिडक्शन मिलता था ना, आपका जो मेट्रो सिटी के केस में 50% रेंट पेड, मतलब जो तीनों में से जो लोअर था, हाउस रेंट अलाउंसेस 50% और 40% ऑफ द सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, सर उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके,
सर जितने भी अलाउंसेस आपका मिलता था ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, वो कुछ भी एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगा। 10-17 की अगर मैं बात करूं, डेली अलाउंसेस वगैरह जो मिलता था एमपी एमएलएस को, वो भी नहीं मिलेगा। 1032 की बात करूं, सर ये याद रखना है हमें, नहीं ये आप याद मत रखिए, लेकिन इससे याद रखिए, ठीक है। उसके बाद सर आपका जो प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस था वो नहीं मिलेगा। एससीजेड में आपको जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा। सर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपका था उसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता था 2 लाख तक का, उसका बेनिफिट सर नहीं मिलेगा। आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन पीजीबीपी में मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सर आपको जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन वगैरह मिलता था, अगर आप किसी बाहर इंस्टीट्यूट कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी को आप पैसा देते थे फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उसका जो डिडक्शन आपको मिलता था वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सर सबसे बड़ा जो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा सेक्शन 80C से लेके 80U, जो आपका सैलरी का, जो आपका LIC का डिडक्शन, जो आपका PF का डिडक्शन, जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का डिडक्शन था, सुकन्या समृद्धि का जो डिडक्शन था, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है सर। चलो, तो ये सारे बेनिफिट सर आपको नहीं मिलेगा। तो सर कौन सा टैक्स लेना चाहिए, ओल्ड टैक्स लेना चाहिए कि न्यू टैक्स लेना चाहिए? देखो स्टूडेंट्स, जो भी आरसीसी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा वो आपको लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप चूज नहीं करोगे तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कौन है? जो न्यू टैक्स रिजिम है, यानी कि जो 115 BSc में टैक्स आता है उसे बोला जाता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अगर आप कुछ चूज नहीं करोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपका न्यू टैक्स रिजिम में ले लेगा, ओके। अगर आप चूज करोगे नहीं मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम में देना है तो आपका ओल्ड टैक्स रिजिम रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी चूज नहीं करते तो आपका गवर्नमेंट क्या करेगा, न्यू टैक्स रिजिम में क्या करेगा, टैक्स कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। चलो, तो सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पहला रिवीजन है तो हम इसको यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। इसके जो भी टैक्सेशन का जो पॉइंट है ना, मतलब जो क्वेश्चन वगैरह है कि टैक्स सर कैसे कंप्यूट करना है, न्यू में कैसे करना है, ओल्ड में कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू कंप्यूट टैक्स, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम लोग उसी क्लास में क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिलअप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद हम लोग हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, रेसिडेंशियल स्टेटस, धीरे धीरे क्या करेंगे, रिवीजन करते जाएंगे, ओके। चलो, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। मैं आपको फिर मिलूंगा एक और वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, ओके।